लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है, या कहें तो पूरे का पूरा जो विपक्ष है उसने बीजेपी को फंसा दिया है। और आज कांग्रेस ने 10 साल अन्याय काल नाम से एक ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने बताया है कि कैसे बीजेपी ने आर्थिक लूट मचाई है, कैसे बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचला है, कैसे बीजेपी ने बेरोजगारी और महंगाई से जनता को त्रस्त किया है। कांग्रेस ने मोदी के अन्याय काल का सच जनता के सामने रखा, तो वहीं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति से लेकर उनके महंगे कपड़ों, जूतों और चश्मों का राज जनता के सामने खोला। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा से अब छत्तीसगढ़ पहुंच गई है, जहां अब बीजेपी की सरकार है। अब तक राहुल जितने भी बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी सरकार कैसा ट्रीटमेंट देती है। वैसे राहुल ने आज मोदी और बीजेपी की पोल जबरदस्त तरीके से खोली है। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी कैसे 2 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 2 पॉइंट प्रोग्राम पर चलती है। जरा 2 पॉइंट प्रोग्राम को लेकर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, पहले इसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी के 10 सूत्रीय और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की याद जनता को दिलाई और बता दिया कि उसके मुकाबले नफरत और अन्याय यानी इन 2 सूत्रों पर बीजेपी काम करती है। इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी पर एक और बड़ा हमला बोला और पूछा कि जब उनका महीने का वेतन 1,60,000 रुपए है, तो अपने कपड़ों और जूतों पर 2 करोड़ का खर्च कैसे करते हैं। आइए जरा यह भी सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मोदी की सैलरी पर, उनके कपड़ों पर, और 1,60,000 रुपए हर महीने उठाने वाला इंसान 2 करोड़ खर्च कैसे कर लेता है हर महीने। ध्यान रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने मोदी से सीधा सवाल किया है कि यह पैसा कौन और क्यों देता है, और उनके इस सवाल पर जनता जिस तरह से जवाब दे रही थी, उससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि जनता भी अब मोदी सरकार का सच जानने लगी है। वैसे राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को जाति के सवाल पर भी घेरा और एक बड़ा सच लोगों के सामने रखा है। यह भी जरा राहुल की जुबानी ही सुन लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी मोदी के ओबीसी यानी उनकी जाति पर, इसको उनकी जुबानी सुनते हैं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो भी देखेंगे। पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे।
फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अब सीधा हमला ओबीसी पर भी, यानी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है, ओबीसी उन्होंने, वो पैदा नहीं हुए। बाद में सन 2000 में 1999 में नोटिफिकेशन जारी होता है और उस समय ओबीसी बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने लोगों को सच सुनाया कि मोदी का जन्म जो है सामान्य वर्ग में ही हुआ है। इस ट्वीट को जरा देख लीजिए, लिख रहे हैं इसके बाद राहुल गांधी कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वो अपने जन्म के 5 दशक यानी 50 साल बाद तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। मिंट अखबार में यह खबर छपी कि बीजेपी शेयर्स ट्रूथ अबाउट पीएम मोदीज कास्ट। ये देख रहे हैं आप, और ये बात राहुल गांधी के क्लेम को कहीं ना कहीं सच साबित करती है। ये 27 अक्टूबर 1999 को ये खबर छपी है मिंट में, और यह खबर अभी की है, लेकिन 1999 शायद 27 अक्टूबर 1999 को मोदी जी को यह स्टेटस दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है मोदी जी को एज अ ओबीसी यहां पर, यानी ओबीसी कास्ट में उनके जाति को सम्मिलित किया जाता है। यानी साफ साफ मतलब यहां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं थे। यह बात यहां राहुल गांधी पहले लोगों के बीच और उसके बाद ट्वीट करते हुए भी देश दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ साफ यहां मोदी जी फंसे हुए हैं। तो आपने सुन लिया कि राहुल ने यह भी बताया है कि मोदी कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। वो कभी ओबीसी को गले नहीं लगा सकते, वो कभी पिछड़ों को गले नहीं लगा सकते, वो कभी किसानों को गले नहीं लगा सकते। ये सब तमाम बातें यहां राहुल गांधी अपने वीडियो में कह रहे थे। और नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना भी नहीं करने वाले, ये भी वहां कह रहे थे राहुल गांधी। जातिगत जनगणना जो है, जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। दरअसल राहुल गांधी के ये तेवर मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि बीजेपी जितना नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक की छवि खराब करने में लगी रहती है और उनके बारे में गलत खबरें चलाती है, राहुल गांधी उतना ज्यादा मुखर होकर बीजेपी और मोदी की सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। इधर आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लिए गए आर्थिक फैसलों पर श्वेत पत्र लाकर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के लिए ब्लैक पेपर ले आई। इसे पेश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि देश में लोगों को बेरोजगार रखने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। श्वेत पत्र जब जारी कर रहे थे मीडिया के सामने, ब्लैक पेपर यानी कि काला पत्र जो है वो जब पेश कर रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या कुछ कह रहे हैं जरा उनको सुन लेते हैं, सुनिए। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL
ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां ब्लैक पेपर जारी करते वक्त उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें सबसे बड़ी बात कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात नहीं करती है। मोदी अपने 10 सालों की तुलना पंडित नेहरू से करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि मोदी ने कितने पीएसयू खोले हैं। मोदी काल में मनरेगा का पैसा रोक दिया गया है, गैर बीजेपी शासित राज्यों का पैसा रोका जा रहा है। इन सारे अन्यायों पर अब देश में आवाज उठने लगी है। ये तमाम बातें कह रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल दिल्ली में कर्नाटक सरकार का प्रदर्शन हुआ, तो आज केरल और दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने राज्यों का पैसा रोकने पर आवाज उठाई है। इधर अपनी मांगों के साथ एक बार फिर हजारों किसानों ने संसद के लिए कूच किया, लेकिन उन्हें नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रोकने की कोशिशें हुई। कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें इसलिए भी हैं। हजारों किसान जो हैं जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो नोएडा और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर इन्हें रोका गया और इन्हें वापस, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में 144 धारा लगा दी गई और उसके बाद यहां कुछ लोगों को, कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसानों की तादाद भी बहुत बड़ी यहां पर देखने को मिली। और किसान आज की रात तो शायद हो सकता है वापस चले जाएं, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ बॉर्डर एरिया में जहां सील कर दिए गए हैं बॉर्डर दिल्ली और नोएडा के, उस बॉर्डर पर किसान अभी भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के हजारों किसान संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। पहले पुलिस ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोक रखा था, लेकिन किसान यहां बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गए। मतलब साफ है कि लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। यह बात अब पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक नजर आने लगी है। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धैर्य भी तब जवाब दे गया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश करने में बीजेपी बाधा डाल रही थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के लोगों को चेतावनी दे दी कि यह बीजेपी का दफ्तर नहीं है। दोस्तों, वहां साफ साफ उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का दफ्तर नहीं है। बीजेपी ने 147 सांसदों को निकाल दिया, हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं। ममता ने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं और न ही हम डरने वाले हैं। आइए जरा ममता बनर्जी को सुन लेते हैं। बजट पेश হওয়ার পর যদি বিরোধী দলের কোনো বক্তব্য থাকে, তাদের স্বাধীনতা আছে, তারা সেটা নিয়ে বলতে পারে, মতামত ব্যক্ত করতে পারে, আলোচনা করতে পারে, কিন্তু এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয় যে বিজেপি রাজনীতি এখানে চলে। মানুষের জানবার অধিকার আছে, আমরা কি কাজ করছি, মানুষের জানবার অধিকার আছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি আছে, আমরা ধিক্কার জানাই এই রাজনীতি নোংরা। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी ने भले अपनी नाराजगी विधानसभा में हुए हंगामे पर दिखाई, लेकिन उनके निशाने पर मोदी सरकार ही थी जिसने विपक्ष को खामोश करने की लगातार कोशिश की है। लेकिन विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी न दब रहा है न झुक रहा है, बल्कि और ज्यादा ताकत से मोदी सरकार के नकाबों को उतारकर उसकी असलियत जनता के सामने रख रहा है। विपक्ष के इस तेवर से अब मोदी सरकार बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी बात की चर्चा करेंगे कि विपक्ष के इन हमलों से क्या पस्त और ध्वस्त होंगे बीजेपी के दांव? क्या चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरह खोल देगा मोदी सरकार की पोल? और सबसे बड़ी बात कि क्या श्वेत पत्र के चक्कर में फंस गई है सरकार? और उससे भी बड़ी बात, चुनाव से पहले क्या मोदी पर बड़ा हमला हो रहा है, बड़ा वार हो रहा है, या चौतरफा गिर गई है मोदी सरकार? एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार और तीसरी तरफ सरकार पर वार करते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग, विपक्षी जो दल हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां जाति के नाम पर क्या मोदी जी फंस गए हैं? बहुत देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निर्णायक हमला बोल दिया। आज जो उन्होंने उनकी सैलरी की बात की है,
और उनके प्रतिदिन के कपड़ों के खर्च गिनाए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक राहुल ने ऐसा हमला कभी नहीं किया, लेकिन लगातार नेहरू पर हमला करने के बाद पहले उन्होंने लोकसभा में किया, फिर राज्यसभा में किया। लोकसभा में एक बिल्कुल गलत बयानी कही कि नेहरू जो है भारत के लोगों को आलसी कहते थे। राज्यसभा में उन्होंने बिल्कुल प्रसंग से काट कर बात कही कि नेहरू ने अपना हिंदुस्तान के सब युवा प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये सीधा हमला है, ये अंतिम निशाना साधा है राहुल गांधी ने, जिसका जवाब ढूंढने में भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं मोदी को बहुत मुश्किल आएगी। देखना यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों तक किस तरह पहुंचा पाती है, लोगों तक ये बात पहुंचती भी है कि नहीं और कितना असर करती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा जीवन, उनके सार्वजनिक जीवन की हर बात, वे कहते हैं मैंने 35 साल भिक्षाटन किया, भीख मांगकर खाया है। उन्हीं 35 सालों में आप हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियो के सामने फोटो खिंचवा रहे थे, उन्हीं 35 सालों में आप एफिल टावर के सामने खड़े थे, उन्हीं 35 सालों में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़े थे, व्हाइट हाउस के सामने खड़े थे। तो पूरा जीवन एक मिथ्या वाचन का जीता जागता सबसे बड़ा एक नमूना है। और जाति की बात ये बहुत भारी पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी के पास। जीएसटी जिसको कि रिक्शा वाला भी देता है, जिसको को भीख मांगने वाला भी देता है, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। और ये जो हम कहते हैं कि हर महीना 1,80,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन कर लिया, हमने रिकॉर्ड बना लिया। आपने टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं बनाया, आपने खून चूसने का रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि आम जनता से चूसा गया यह धन है जो जीएसटी है, जिसको राहुल गांधी ने कभी गब्बर सिंह टैक्स बोला था। जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें वहां पर जो प्रवेश हुआ है वो वैसा ही है जैसा पिछले तमाम राज्यों में होता आया है। और यहाँ पर जो उन्होंने जो 2 बड़े रहस्योद्घाटन किए, एक तो उनके कपड़े की जो बात की और दूसरा जाति की बात की। तो यहाँ पर उन्होंने जब पूछा कि खर्चा कहां से आता है तो यही के एक आदमी ने बता दिया कि अदानी का पैसा है। कारण यह कि अदानी छत्तीसगढ़ में भी एकदम हाउसहोल्ड है, लगभग तमाम जिलों में उनका काम चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कम से कम 12-14 जिले ऐसे जहां पर कोयला निकलता है, वहां सब जगह अदानी का काम है। जहां कोयला नहीं निकलता वहां उनके प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक्सपोज किया गया है राहुल गांधी के द्वारा मोदी जी को, तो इसका मैसेज तो डेफिनेटली जाएगा। और अभी जो आज बॉलिंग की है राहुल गांधी ने, जो आज अपनी बातें रखी हैं अभी तक का, बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब उन्होंने बाउंसर उस ढंग का मारना शुरू कर दिया है जो बॉडी लाइन है। और अब आजकल कंधे से ऊपर अगर आप फेंकते हैं तो नो बॉल करार दिया जाता है। तो देखते हैं राहुल गांधी और आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अब बारी राहुल गांधी की है। सड़क पे वही हैं, सदन के अंदर मोदी जी बोल चुके हैं। सदन के अंदर 2 दिन के लिए हो सकता है राहुल गांधी आपको दिखाई दें, क्योंकि कल और परसों 9 और 10 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं। और इस यात्रा में विराम इसीलिए दिया गया है कि वो सदन की कार्यवाही को खुद की उपस्थिति के साथ देख पाएं, समझ पाएं, और शायद अब उनका भाषण भी होगा। तो हम लोग हो सकता है कि सदन में भी गरजते हुए राहुल गांधी को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां एक और भी कि आज उन्होंने ओबीसी के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया और कह दिया है कि 1999 से पहले, यानी अपनी उम्र के लगभग 50 साल तक आप सामान्य कैटेगरी से आते थे, जनरल कोटे से, जनरल से आते थे, आप ओबीसी नहीं थे। ओबीसी आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने गुजरात में 27 अक्टूबर 1999 को आपको बनाया, आपकी जाति को बनाया, उस कैटेगरी में डाला।
तो ये बहुत बड़ा अगर कहें तो एक एक्सपोज राहुल गांधी की तरफ से है। और दूसरी बात तो आपने सुन ही लिया कि 1,60,000 रुपये आप कमाते हैं, 2 करोड़ रुपए कैसे खर्च करते हैं, इसका हिसाब किताब भी पूछा जाना चाहिए। तो बहुत कुछ आने वाले चुनाव में आप ऐसी चीजें देखेंगे, क्योंकि इस बार राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं हैं, ये 2024 का वक्त है। और इससे पहले 2022-23 और अब 2023 और 24 इसमें राहुल सड़कों पे हैं। सड़क से जो कुछ सीखने को मिलता है वो सदन में या घर में बैठकर आप नहीं सीख पाते। चलिए, नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। अरे अगर नेहरू आरक्षण के विरोधी थे तो ये जो है संविधान जिसने आरक्षण दिया है वो तो नेहरू के समय में ही बनाया गया था, और नेहरू ने ही इस संविधान सभा के सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए थे। और कभी भी आज तक कांग्रेस ने या नेहरू ने ये कभी नहीं कहा, और नेहरू ने भी जिस पत्र को वो कोट कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सेफगार्ड देना जरूरी है। ये भूल गए कि ऐसी बात बता रहे हैं हम आपको कि जो वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं आधुनिक, ये समय के साथ आते हैं। ये जो लोकतंत्र है ये सब आधुनिक मूल्यों में गिनती होती है इसकी। आरक्षण की इससे पहले तक कहीं पे कोई बात ही नहीं होती थी, कोई इसकी परिकल्पना ही नहीं थी। तो ये नेहरू ने इसको सेफ गार्ड के जरिए ही परिभाषित किया था कि सेफ गार्ड रखे जाना जरूरी है। और उन्होंने एक ऐसी बात कही और जिसका जवाब उन्हें अच्छी तरह मिल चुका है। लेकिन आज राहुल ने जिसे कहते हैं पलटवार करते हुए ये बता दिया कि नंबर 1 कि मोदी जी जो आप कहते हो ओबीसी की जो बात कर रहे हो, आप ओबीसी नहीं हो। और हम यहां ये बता दें कि ये बात बहुत पहले शक्ति सिंह गोहिल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं गुजरात के, उन्होंने बाकायदा सारे दस्तावेज रखते हुए ये बात कही थी। और आज भी वो कागज हैं सबके सब। ये किस समुदाय से आते थे मोदी जी, जो गुजरात में जनरल कैटेगरी में आती थी, घाची समुदाय, और उसके बाद मोदी जी ने खुद जो है अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। तो आज जो है राहुल ने ये 2 बातें जो कही हैं, एक कि देखिए ये उस जाति के नहीं है, और दूसरे ये जो है जितना खर्चा करते हैं, आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और इस पे और उस पे सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, यहां ईडी पहुंचाते हैं, वहां ईडी पहुंचाते हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। तो खुद ये जो खर्चा कर रहे हैं ये पैसा कहां से आ रहा है? जो उन्होंने 1,60,000 का आंकड़ा बताया वो बहुत ही असर करने वाला है, क्योंकि आज के जो युवा हैं, चाहे वो कमी संख्या में बचे हों, पहले ज्यादा होते थे, लेकिन जो आईटी सेक्टर में है और दूसरी जगह है वो इतनी और इससे ज्यादा तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं। तो उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस तनख्वाह में वो किस तरह से खर्चे निकालते हैं और किस जीवन स्तर को वो मेंटेन कर पाते हैं। तो राहुल ने आज ये कह के देश में एक नया मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट हमले करेंगे तो हम आपकी वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने रख देंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी नहीं समझिए। देखिए, कांग्रेस अभी तक ये करती नहीं थी। अभी प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। किन आडवाणी जी को? जिन आडवाणी जी को खुद उनकी पार्टी ने अध्यक्ष पद से इसलिए हटा दिया था कि वे जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष के अध्यक्ष पद के योग्य नहीं रहे जी। जो पार्टी खुद अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के योग्य नहीं मान रही थी, उसको आप भारत रत्न के योग्य मान रहे हैं। और वाजपेयी जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? उनके खिलाफ भी एक वाजपेयी चुनाव लड़े थे जी। शांति भूषण वाजपेयी, शशि भूषण वाजपेयी जी। और उन्होंने उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट दिए थे कि वाजपेयी ने एक झूठी गवाही दी और उन्होंने आजादी के आंदोलन के खिलाफ काम किया, खुद माफी मांगी और लोगों को सजा दिलवाई। वो डॉक्यूमेंट आज भी सबके पास है और यहां वहां कई बार आते जाते रहते हैं, मगर कांग्रेस इनका यूज नहीं करती है। वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उन्होंने 1980 के चुनाव में ये वाजपेयी के खिलाफ कहा था जी। तो राहुल गांधी ने आज ये बताने के लिए कि देखिए हमारे भी सब्र की सीमाएं हैं, हम भी अपने ऊपर व्यक्तिगत प्रहार चाहे जितने सहे। राहुल ने बहुत सहे। राहुल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया मेरे ऊपर खर्च किया है इन्होंने मेरा चरित्र हनन करने के लिए, लेकिन आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे तो कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज राहुल ने बता दिया कि देखिए, एक तो आप
इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, अपनी जाति जिसमें आप पैदा नहीं हुए वो बता के ओबीसी को भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरे, जरा इन खर्चों की डिटेल बता दीजिए, और राहुल ने भी कम बताए। अभी कांग्रेसी और दूसरे लोग और बहुत सारी चीजें लाएंगे, उनके पेन, उनके चश्मे, उनके हवाई जहाज के खर्चे, खाना पीना, दुनिया भर के। और ये आज के परिवारों में सब जानता है, मध्यम वर्ग तो सब जानता है कि 1,60,000 रुपए क्या होते हैं जी। वो जमाना गया कि लोग नहीं समझते थे। आज तो इतनी सैलरी उनके बच्चों में से कईयों की होती है, और वो जानते हैं कि सैलरी में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी ईएमआई भरना पड़ती है। तो ये जो है राहुल ने आज कह के एक तो उस बात का अपना बदला ले लिया कि इसी बात के ऊपर राहुल की सदस्यता गई थी जो उन्होंने मोदी कहा था कि सारे मोदी, तो उन्होंने आज कह दिया कि देख लीजिए कि सारे मोदी ओबीसी नहीं होते हैं, आप उन मोदियों में से हैं जो ओबीसी के बाहर है। और दूसरे, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसको चाहे जब ये उठाते रहते हैं, और ईडी के जरिए तो आजकल यही हो रहा है कि कांग्रेस का और विपक्ष का सारा जितना भी मुख्यमंत्री है सब भ्रष्ट है। हर एक के ऊपर जेल की तलवार लटकी हुई है, हर एक के यहां ईडी है, हर एक के यहां ईडी है, किसी के सीबीआई है, किसी के इनकम टैक्स है। तो राहुल ने यह बता दिया आज कह के कि अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास भी जवाब है, जिसको हम अपने जो हमारे कई तरह के कांग्रेस मानती आई है कि नैतिकतावादी और इस तरह के नहीं करना चाहिए, व्यक्तिवादी हमले नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस निभाती भी है, इसको बीजेपी के भी नेता मानते हैं। ये कोई ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वाजपेयी के खिलाफ कभी नहीं किया, वाजपेयी के व्यक्तिगत जीवन पे कभी नहीं गए, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कभी नहीं गए। अब आपको मालूम होगा, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि अडवाणी के ऊपर भी कई तरह के चार्जेस लगे हैं, बड़े खराब किस्म के चार्जेस लगे हैं। हम बता देते हैं थोड़ा सा, उनकी बहू ने, गौरी अडवाणी ने एक पत्र आरएसएस के प्रमुख को लिखा था, हैंड रिटन पत्र है, वो आज भी रखा हुआ है, कि जिसपे अडवाणी जी पे बहुत ही खराब किस्म के आरोप लगाए गए थे, और अडवाणी जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी उस टाइम। खैर, किस तरह मामला रफा दफा किया गया। तो आज कांग्रेस ने बता दिया कि भाई साहब बहुत हो गया, अब हम जवाब देंगे, और वो जवाब आज राहुल ने देके आज बीजेपी के खेमे में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जी शकील अख्तर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहां पे, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, एक बार फिर से उन तमाम साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं, राहुल गांधी ने आज अपने सब्र के बांध को कैसे तोड़ा है और सीधा हमला, उन्होंने सीधा हमला यहां किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें तो कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की है कि आप किस दायरे में हैं और किस दायरे को पार करके कहां तक पहुंच रहे हैं। और चाहे वो खर्चे का मामला हो या वो अपने वक्तव्यों का मामला हो, हर चीज को, हर बात को यहां कहीं ना कहीं बताने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। सैलरी 1,60,000 रुपए, लेकिन खर्चा 2 करोड़ रुपए रोज, कैसे? जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। अब अगली बार